हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। सबसे पहले तो आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो इसी के साथ आज हम सोशल साइंस के 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। हमने कोशिश करी है कि आपके लगभग सभी चैप्टर्स से कुछ क्वेश्चंस को हम लेकर के आएँ, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पहले के पेपर्स के अंदर कवर अप हो चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री वाले पार्ट से। जो पहला वाला सवाल है, जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो है हाउ डिड रोमांटिसिज्म सीक टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन नेशनल फीलिंग। तो पहला आपका सवाल आपका यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से। ठीक है, पहला जो सवाल है नेशनलिज्म इन यूरोप से हमने लिया है। रोमांटिसिज्म, सबसे पहले तो रोमांटिसिज्म होता क्या है, आइए पहले इसकी बात कर लेते हैं। इट इज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। कल्चरल मूवमेंट, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, इंपीरियलिज्म, कई जगहों पर आपका ये ISM आपको देखने को मिलता है, सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, सॉर्ट ऑफ चेंज। ठीक है, रोमांटिसिज्म नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन अपार्ट फ्रॉम वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कहीं ना कहीं कल्चर एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी देखेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर भी हमने देखा कि आपका अलग अलग जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, आपका इमेजेस होती हैं, स्टोरीज होती हैं, ये सब कहीं ना कहीं स्लोगन्स होते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर देशभक्ति भावना जगाने का काम करते हैं। Art and poetry, stories and music, they all help us to express nationalist feeling. Romantic artist and poet created a sense of shared collective heritage. John Gottfried Herder, Carol Kurpinski, Grimm brothers, ये वो लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, जब आप NCERT पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। It criticized glorification of reasons and साइंस, इट फोकस ऑन इमोशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। कहीं ना कहीं आपका जो भी एक कल्चर था, आर्ट था, हिस्ट्री थी, स्टोरीज थी, फोक सॉन्ग्स थे, उन सबको अलग अलग तरीके से कंबाइन करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था। इट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन वर्नैकुलर लैंग्वेज एंड कलेक्शन ऑफ फोकलोर टू कैरी द नेशनलिस्ट मैसेज। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 10th बोर्ड के अंदर आ सकता है। चलिए अगले सवाल पे आएंगे अब हम। ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन और एग्जामिन द नेशन स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी आफ्टर 1848। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, आपका द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, तीनों ही अलग अलग केस इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे केवल जर्मनी का लिया है, बट आपका इटली, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, तीनों ही पार्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं। हमें अच्छे से उनको रिवाइज करना है, हमें अच्छे से उनको समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जर्मन यूनिफिकेशन, नेशनलिज्म मूव्ड अवे विद द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन इन यूरोप आफ्टर 1848। डेट्स इंपॉर्टेंट है, हमें डेट्स को कहीं ना कहीं हमारे आंसर्स के अंदर यूटिलाइज करना है, कहीं ना कहीं प्लेस करना है। साथ में डेट्स अगर याद है तो ही लिखना है, अपने मन से कुछ भी लिखकर नहीं आना, वरना नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। मिडिल क्लास जर्मन्स ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू नेशन स्टेट। व्हाट इज नेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, आपका एक नंबर में आ सकता है। नेशन स्टेट, मॉडर्न स्टेट चैप्टर की शुरुआत में दे रखा है। गवर्नड बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट इन 1848, दिस नेशन बिल्डिंग प्रोसेस वाज रिप्रेस्ड बाय मोनार्चियल सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स। कौन थे वो? जंकर्स। जंकर्स अपने आप में फिर एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक कह सकते हैं जो पूछा जा सकता है। और प्रूशिया, after this the chief minister of Prussia, Otto von Bismarck, took the leadership of German unification. Bismarck was the architect of this process and took the help of Prussian army and bureaucracy. तो चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क। उन्होंने किसकी हेल्प ली थी? प्रूशियन आर्मी की और ब्यूरोक्रेसी की जर्मन यूनिफिकेशन के अंदर। प्रूशिया won 3 wars against Austria, Denmark and France, DAF।
over 7 years and completed the process of unification। ये वाली लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम सोशल साइंस में आंसर्स लिखते हैं तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अगर आपके आंसर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो आपका आंसर डेफिनेटली बाकी लोगों से बेटर रहेगा, अच्छे नंबर हम ला पाएंगे। तो जब भी हम कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं सोशल साइंस के अंदर तो हमें कहीं ना कहीं कुछ कीवर्ड्स हमारे से हाईलाइट करते हुए चलें, हमारे आंसर में कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट आना चाहिए। ठीक है, हम अपने मन से लिख सकते हैं बट वो रेलेवेंट हो हमारे कंटेंट जो बुक के अंदर दे रखा है उससे। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, कुछ कीवर्ड्स आप हाईलाइट करते हुए चलिए और वो आप अपने आंसर्स के अंदर प्लेस करते हुए चलिए। आगे बढ़ते हैं। द पर्शियन किंग विलियम वन वाज डिक्लेयर्ड जर्मन एम्परर इन जनवरी 1871। चलिए अब आपका आता है आगे थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया हमला जो अगला चैप्टर लिया है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और उसका सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है आपका एनसीईआरटी के अंदर, द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। ठीक है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाउ द पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो इन इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल इन इंस्टिगेटिंग द एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द इंडियंस। कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। डेफिनेटली जब भी कहीं पे वॉर होता है तो उसके बाद कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ब्रिटेन वॉज अंडर ए ह्यूज वॉर एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। जब कोई देश युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो डेफिनेटली बहुत सारे रिसोर्सेज ड्रेन आउट होंगे, बहुत सारी उनकी वेल्थ उसके अंदर ड्रेन आउट होएगी, खत्म होगी। कस्टम ड्यूटी वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब अगर खजाना खत्म हो रहा है तो किसी और जगह से उसको फिल करने का प्रयास किया जाएगा। अब इंडिया क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू टेक मच मनी फ्रॉम इंडिया। द प्राइस राइज वाज डबल ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स, इट लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। अब जब महंगाई बढ़ रही है तो जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसको दिक्कत आएगी। कभी जो अमीर लोग हैं उन्हें दिक्कत नहीं आती महंगाई बढ़ने से, बट जो एक मिडिल क्लास पीपल हैं, लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं, अगर महंगाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली उन्हें हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन द रूरल एरिया कॉस्ट वाइड स्प्रेड एंगर। यहाँ से जबरदस्ती लोगों को आर्मी के अंदर भर्ती करवाया जा रहा था। तो मैंने अभी बात करी थी ना आपसे कीवर्ड्स, फोर्स रिक्रूटमेंट हो गया, इनकम टैक्स की बात हो गई, प्राइस राइज की बात हो गई। हम इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स बना सकते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं जब हम पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो उसको रिकॉल करने में, रिटेन करने में हेल्प करता है। एट द सेम टाइम फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब क्रॉप फेलियर हो गया है तो ये अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि आपको टैक्स तो पे करना है, क्रॉप फेल हो गया तो पैसे कहां से लाओगे। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ब्रोक आउट। इन्फ्लुएंजा भी अब अगर आपका फेल रहा है तो इससे भी कहीं ना कहीं समस्या आएगी। ठीक है, ऑल द फैक्टर्स टुगेदर वर रेस्पॉन्सिबल टू द ग्रोथ ऑफ एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द इंडियंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। How had a variety of cultural process developed a sense of collective belongingness in India during the 19th century? Explain with example. CBSE 2019 Nationalism in India के अंदर आपका एक टॉपिक दे रखा है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, वहां से ये सवाल बना है। चलिए, कल्चरल प्रोसेस, फिगर्स और इमेजेस हेल्प टू क्रिएट एन इमेज विथ which people identify their nation. Rabindranath Tagore painted the famous image of भारत माता। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड हो गया। शी इज काम, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। कल्चरल प्रोसेस हो गया हमारी हेडिंग, और उसके अंदर फिर हमने भारत माता की इमेज उस समय एक लोगों को जोड़ने का काम कर रही थी। इंडियन फोकलोर, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिसीव इंडियन फोकलोर। फोक टेल्स गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। आपका नतेसा शास्त्री की बात की गई है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात की गई है इस टॉपिक के अंदर, वो भी हमें याद रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है। नेशनल सिंबल्स, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग वाज डिजाइंड। गांधी जी ऑल्सो डिजाइन द स्वराज फ्लैग इन 1921। सिंबल्स की बात कर ली हमने। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, द ब्रिटिश शो इंडियंस एज बैकवर्ड, प्रिमिटिव एंड incapable of governing. In response, Indians began looking into the past to discover India's
ग्रेट अचीवमेंट। ब्रिटिशर्स तो हमेशा ये दिखाते थे कि भैया इंडिया के लोग जो है प्रिमिटिव है। हमारा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसको इन्होंने क्या बता दिया, सिपाही म्यूटिनी, ये तो सैनिकों के बीच का विद्रोह था। ठीक है, तो वो कोशिश करते थे कि कभी हमको आगे ना बढ़ने दे। तो बट इंडिया से भी बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स राइटर्स थे जिन्होंने अपनी बुक्स लिख करके दुनिया के अंदर ये बात पहुंचाने की कोशिश करी कि हम प्रिमिटिव नहीं है। न्यू हाइम्स, वंदे मातरम एंड जन गण मन रोड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडियंस। ठीक है, बहुत सारे स्लोगन है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दिया था, महात्मा गांधी ने कौन सा दिया था, बहुत सारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, करो या मरो। तो इस तरीके के जो स्लोगन्स थे वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक नई चेतना जगा रहे थे कि नहीं, हमें अब कुछ ना कुछ करना है और भारत को पूर्ण स्वराज की तरफ लेकर के जाना है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर के जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, Why was the first world war called the industrial war or world war? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हम अगले चैप्टर की तरफ पहुंच चुके हैं। This war was the first modern industrial war। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा, आपको गैस करना है कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कमेंट के अंदर बताना है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। कई बार ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर रिपीट किया जा चुका है। इट सॉ द यूज ऑफ मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन ऑन अ मासिव स्केल। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल वॉर है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका इस तरीके की आर्टिलरीज का इस्तेमाल किया जाएगा। These were all increasingly products of modern large scale industry। इंडस्ट्रीज अब इस तरह की चीजों को ही प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी। टू फाइट द वॉर मिलियंस ऑफ सोल्जर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब ऑब्वियस सी बात है, युद्ध चल रहा है तो उसके अंदर हमें रिक्रूट करना पड़ेगा सोल्जर्स को। द स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, अ मिलियन डेड एंड 20 मिलियन पीपल वर इंजर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा इंडस्ट्रियल वॉर है, यहाँ पर कई लाख लोग आपके डेथ भी हुए और कई लाख लोग इंजर्ड भी हुए। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड इंजर्ड वर मैन ऑफ वर्किंग एज, जो काम करने वाली उम्र के थे, कामगार थे। इसका एक और इम्पैक्ट है, अगर कोई एक वर्किंग एज के अंदर अगर किसी की डेथ हो रही है तो उसके पीछे जो फैमिली छोड़ के जा रहा है वो कैसे आगे सस्टेन करेंगे, कैसे अपनी लाइफ को आगे जिएंगे। देन डेथ्स एंड इंजरीज रिड्यूस द एबल बॉडीड वर्किंग फोर्स इन यूरोप। चलिए एक और सवाल हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आइए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द वर्कर इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द 19th century? The process of industrialization brought with it miseries for the newly emerged class of industrial workers. Explain age of industrialization। एक अच्छा चैप्टर है। ठीक है, पहले आपका यूरोप की बात करता है फिर इंडिया की बात करता है चैप्टर, उसी में से एक क्वेश्चन हमने पुटअप किया है। सवाल ये है किस जगह से, किस टॉपिक से ये सवाल क्वेश्चन पुटअप किया गया है, आइडेंटिफाई करें। एनसीईआरटी ओपन अप करें जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और देखें कि क्या इसका आंसर रहेगा, क्या कितना हम इसका आंसर बना पा रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देयर वॉज अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द 19th century। अगर लेबर की अबंडेंस है तो फिर क्या ज्यादा मशीन्स को हम तवज्जो देंगे? नहीं। कंपेयर टू द वर्क अवेलेबल विच लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड एंड सप्लाई, बहुत सिंपल सी बात है। सप्लाई ज्यादा है आपका तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, उसका डिमांड वाला जो पार्ट है कम रहेगा। आपकी लेबर की सप्लाई ज़्यादा है तो वेजेस कम हो सकती हैं, जबकि अगर उल्टा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए तो अल्टीमेटली वेजेस बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी, लेबर्स की दिक्कत आएगी अगर लेबर्स अवेलेबल नहीं रहेंगी तो। चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसा क्या था, पहला पॉइंट आता है सीजनैलिटी ऑफ वर्क। Most of the workers were employed in a fixed of particular season only. This resulted in unemployment for most of the time of the year. अब कुछ ऐसे काम थे जो सीजनली थे। हम अगर इंडिया से इसको कनेक्ट करें, आपका एग्रीकल्चर के अंदर खरीफ, रबी, ज़ैद पार्ट रहता है। हार्वेस्टिंग के बाद कुछ टाइम ऐसा आता है, आपका सोइंग के बाद कुछ टाइम ऐसा आता है जब फार्मर्स थोड़े टाइम के लिए फ्री रहते हैं। सेकंड, लो रियल वेजेस। हाई सप्लाई ऑफ लेबर रिजल्टेड इन लो वेजेस एंड वर्कर्स वर इजीली रिप्लेस्ड इफ एनी वेज इशू वाज क्रिएटेड। ठीक है, आपका क्योंकि वर्कर्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, कुछ भी इशू होगा रिप्लेस करके नए वर्कर को हम नौकरी पे रख लेंगे। पॉवर्टी, एज वेजेस वर लो
मोस्ट ऑफ द वर्कर्स लिव इन हार्ड कंडीशन, पैसा कम मिल रहा है तो गरीबी आपकी कम नहीं हो पाएगी। हाउसिंग प्रॉब्लम, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स kept on increasing in the cities, mostly without work, had a problem in finding healthy and hygienic conditions। कुछ लोग तो सड़क के साइड में, जो पुल्स वगैरह के साइड में स्पेस रहती है, ब्रिजेस के साइड में स्पेस रहती है, वहीं पर रह रहे थे। एक इमेज भी दे रखी है आपको इस चैप्टर के अंदर। आखिरी सवाल हमारा हिस्ट्री से। प्रिंटिंग प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द इंडियन सोसाइटी ऑफ द 19th century, एनालाइज द स्टेटमेंट। आइए, द पोर्चुगीज मिशनरीज फर्स्टली ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू गोवा इन इंडिया इन द मिड 16th century। अब ये आपका जो प्रिंट कम्स टू इंडिया, एनसीईआरटी में जो आपका टॉपिक दे रखा है प्रिंट कम्स टू इंडिया, वहां से सवाल बनाया गया है हमारा। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किधर आपका आया? गोवा। During the 19th century, people debated, interpreted and criticized the different religious beliefs like widow immolation, monotheism, Brahmanical priesthood and idolatry। widow immolation आपका सती प्रथा, मोनोथिज्म आपका ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, आपका जो ब्राह्मण्स थे वही पंडित रहेंगे, आइडोलेट्री मूर्ति पूजा। सम पीपल campaigned for the reform whereas some other countered the arguments of the reformers। तो अब रिफॉर्म हो रहा है तो इन सब चीजों के ऊपर भी बातचीत चालू हो चुकी है, पहले नहीं होती थी बट अब हो रही है। The printed material and the newspapers spread the new ideas and also shaped the nature of debate which gave opportunity to the people to participate in the public debates। अगर कोई राजा है, अगर कोई हमारे ऊपर रूल कर रहा है तो किसने उनको ये इजाजत दी, किसने अधिकार दिया? जब प्रिंटिंग आई, किसी भी देश के अंदर आई, तो लोग बाग जब उसे पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं एक नया वर्ग ऐसा निकल करके आ रहा था जो डिबेट एंड डिस्कशन पर विश्वास रखता था, रैशनलाइज्ड वे में बातें करता था। क्यों था हर चीज के बाद, क्यों हो रहा है ऐसा? तो यही उसका ही एक हम देख रहे हैं रिजल्ट निकल करके आया। वुमेन रीडिंग इंक्रीज्ड अमंग द मिडिल क्लास बिकॉज their lives and feeling began to be written and also the liberal husbands and fathers focused on their education। हर कोई इस समय अपने बालिकाओं को, महिलाओं को, बच्चियों को नहीं पढ़ा रहा था, बट कुछ ऐसा वर्क था, हायर सेक्शन थे सोसाइटी के अंदर, वो डेफिनेटली अपने बच्चों को स्कूल के अंदर अब भेज रहे थे। वो सेक्शन था जो एजुकेट हो रहा था। फॉर द ईजी एंड अफोर्डेबल एक्सेस ऑफ द प्रिंटेड बुक्स टू इवन द poor people, very cheap small books were published and also the public libraries were set up। अपन ने देखा चैप बुक्स था, बिलोथिक ब्लू था, तो किसी भी वर्ग का, किसी भी सेक्शन का लोग बाग है, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल था, भले वो वुमेन है, वर्किंग क्लास है, चिल्ड्रन है, सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल था। आइए ज्योग्राफी पे अपन रुक करते हैं, अब मूव करेंगे ज्योग्राफी की तरफ। What are the various methods of soil conservation? एक बेसिक सा सवाल है। सबसे पहले contour plowing, आपका plowing along the contour lines can check the flow of water down the slope, बहुत बेसिक है। terrace cultivations, steps can be cut down on the slopes making the terraces। strip cropping, आपका large fields can be divided into strips, आपका यहाँ पे क्रॉपिंग हो रही है, यहाँ पे क्रॉपिंग हो रही है, इस पार्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, ये आपका फार्म है, आसपास आप यहाँ पे कुछ प्लांट कर सकते हैं, ट्रीज वगैरह, श्रब्स वगैरह, हेल्प कर सकता है। और एक और इसमें नहीं दे रखा है तो हम बात कर लेते हैं मल्चिंग की। मल्चिंग क्या होता है? आपका जो टॉप सोइल लेयर रहता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा दी जाती है, तो उससे क्या रहेगा, आपका जो सोइल है वो उतना ज्यादा उसका इरोड नहीं हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच गुड प्रैक्टिसेस आर एक्सरसाइज टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगला आपका चैप्टर आ चुका है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, पहला आपका दे रखा है यहाँ पे द फेमस चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट इन द हिमालय वाज ऑर्गेनाइज्ड व्हिच हैज नॉट ओनली सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफोरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज बट हैज आल्सो शोन दैट कम्युनिटी अफोरेस्टेशन विद इंडिजिनस स्पीशीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल। हमें तो हमारा कीवर्ड मिल गया चिपको मूवमेंट, अब उसके अंदर क्या है वो हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट, अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। तो हमारा अगला कीवर्ड क्या है? इकोलॉजिकल फार्मिंग। इन इंडिया JFM जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, इस पे अलग से भी सवाल बन जाता है कई बार। प्रोग्राम फर्निश्ड as a good
एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जब तक जंगल के आसपास की जो कम्युनिटीज हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, कोऑपरेट नहीं करेंगी, हेल्प नहीं करेंगी, तब तक हम नहीं कंजर्व कर सकते फॉरेस्ट के अंदर आपके जो एनिमल्स रहते हैं, जो स्पीसीज रहते हैं, जो प्लांट्स हैं उनको। ठीक है। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है। तो आपका यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स की बात की गई है। कई सारे ऐसे आपके पेड़ होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। आपका पीपल का पेड़ हो गया, तुलसी हो गया, बहुत सारे इस तरीके के रहते हैं। कई बार हमारे घर पे पूजा होती है तो आम के जो पत्ते हैं उसकी एक लड़ लगाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको अलग अलग सेरेमनीज के अंदर यूज किया जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ हैज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स बीन द कॉज ऑफ मेनी न्यू सोशल मूवमेंट। तो ये आपका वाटर रिसोर्सेज से है। सबसे पहले आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तेरी डैम आंदोलन वर द मूवमेंट्स टू रेजिस्ट लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। अब आप डैम बना रहे हो तो लोकल कम्युनिटीज को आप वहाँ से डिस्प्लेस करोगे, किसी और जगह पे लेकर के उन्हें शिफ्ट कराना पड़ेगा। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड, लाइवलीहुड एंड देयर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। ठीक है। इरिगेशन हैज चेंज्ड द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम शिफ्टिंग टू कमर्शियल क्रॉप्स। It is responsible for salinization of the soil. At the same time, it has social impact by increasing the social gap between rich landowner and landless poor. Salinization of the soil. Dams also created conflict between people wanting different uses and benefits from the same water resource. In Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were agitated over the priority given to water supply in urban areas, particularly during the droughts. तो इस तरीके भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स निकल करके आते हैं जिन्हें रिजॉल्व करना जरूरी है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट हो गया, इसके बारे में भी हम अपने आंसर के अंदर बात कर सकते हैं। चलिए आगे। अब आता है आपका एग्रीकल्चर। एक बेसिक सा क्वेश्चन है बट ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, हेल्प कर सकता है हमें आगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव की हम जब बात करते हैं तो आपका इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, जबकि यहाँ पे ये कंपेरेटिवली बिगर लैंड होल्डिंग पे होता है। प्रिमिटिव टूल्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे मॉडर्न इनपुट्स रहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रा। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग्स फार्मर डिपेंड्स ऑन द मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी, जबकि यहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटीज रहती हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह रहती हैं। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो, क्योंकि प्रिमिटिव है तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी हाई रहती है क्योंकि हम यहाँ पे फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज कर रहे हैं। आइए 12th क्वेश्चन। इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज, हाउएवर these are unevenly distributed। तो आपका 2017 CBSE के अंदर आया हुआ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का एक क्वेश्चन है। मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। ठीक है, देखते हैं। आपका NCERT में बहुत क्लियर कट दे रखा है। पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कोल, मेटेलिक मिनरल्स एंड मेनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल। तो हमारा पहला हो गया पेनिनसुलर रॉक्स। दूसरा हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ पेनिनसुला इन गुजरात एंड आसाम में मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। तीसरा राजस्थान विद रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला इज रिजर्व्स ऑफ मेनी नॉन फेरस मेटल्स। एंड लास्ट द वास्ट अलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। तो यहाँ पे उतने ज़्यादा मिनरल्स नॉर्थ इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। पेनिनसुलर रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ पेनिनसुला, राजस्थान और आपका नॉर्थ इंडिया की बात की गई है। आइए आगे। जूट इंडस्ट्री इज कनेक्टेड इन द हुगली बेसिन, वैलिडेट द स्टेटमेंट। कई बार ये सवाल आ चुका है, कई बार, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपका 10th बोर्ड के पेपर में। आइए देखते हैं। रीजंस फॉर कंसंट्रेशन ऑफ जूट मिल अलोंग द हुगली रिवर। पहला, वेस्ट बंगाल इज द स्टोर हाउस ऑफ जूट, इट प्रोड्यूसेस द हायर क्वांटिटी ऑफ जूट। ठीक है। द इंडस्ट्री रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर विच इज अवेलेबल फ्रॉम हुगली रिवर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, हुगली रिवर से हम पानी ले लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। चीप लेबर इज अवेलेबल, ये भी बहुत अच्छी बात है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट इन द रिवर हुगली इज अवेलेबल। हुगली रिवर के थ्रू ही आप जो भी मटेरियल बन रहा है
निकल रहा है, सोइंग हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो फैक्ट्रीज तक। अ लार्ज अर्बन सेक्टर इन कोलकाता प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड लोन फैसिलिटीज। तो अर्बन रिक्वायरमेंट जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। कोलकाता इज अ गुड हार्बर विच कैन प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ जूट। अगर आपको बाहर भेजना है तो कोलकाता वाले पोर्ट्स के थ्रू आप भेज सकते हैं। क्या कोलकाता में कोई पोर्ट है? अगर है तो बताइए कमेंट करके। आपका लाइफलाइंस के अंदर पोर्ट्स दे रखे हैं ना, 12 पोर्ट्स हैं, क्या उसमें कोई पोर्ट कोलकाता के आसपास आ रहा है या वहीं पर आ रहा है? कमेंट करिए। क्लासिफाई रोड्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, एक बेसिक सा सवाल है। सबसे पहले आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज का बात की गई है, ठीक है। देन आपकी बात की गई है नेशनल हाईवेज के बारे में। देन आपकी बात की गई है स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स, ठीक है। चलिए बेसिक बात की गई है इसके अंदर। आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आप आराम से इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ये चैप्टर पढ़ रखा है, कहीं से भी पढ़ा हो, आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है, आपकी कोर्स बुक से पढ़ा है, मॉड्यूल से पढ़ा है, आप इसे को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। एक्सप्लेन द 2 मेन रीजंस व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। चलिए, आपका पावर शेयरिंग चैप्टर से एक बहुत बेसिक सा सवाल है, बट कई बार आ चुका है 3 नंबर के अंदर। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसके 2 कारण बन जाते हैं आपके, एक तो मॉरल है, एक प्रूडेंशियल है। दोनों हम डिस्कस करेंगे। प्रूडेंशियल रीजन, these lay emphasis on better outcome of power sharing, ठीक है। पावर शेयरिंग हेल्प रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, thus it ensure stability of political order। तो ये आपका पहली बात तो क्या है, रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। बेल्जियम के अगर अपन देखें तो अकोमोडेशन किया उन्होंने बेल्जियम के अंदर, और कॉन्फ्लिक्ट का जो पॉसिबिलिटी थी उसको इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। दूसरा स्टेबिलिटी रहेगी, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं देगा तो स्टेबिलिटी रहेगी। Its absence result into imposition of will by majority community which undermines the unity of the nation, ठीक है। अब अगर मेजोरिटी कम्युनिटी अपने हिसाब से काम करेगी, जैसा कि अपन ने श्रीलंका में देखा, चिन्हालीस क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो दिक्कत आएगी। माइनॉरिटीज वाले फिर बार बार लड़ाई करेंगे। moral reasons, these stress on power sharing as a valuable act because it is the very spirit of democracy। डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं ये जरूरी है, लोकतंत्र की हम आत्मा कह सकते हैं। A democratic rule involves it with those affected by its exercise and who have to live with its effect। A legitimate government is the one where citizens acquire a role in the system through participation। तो ये moral और prudential और moral reasons दे रखे हैं। एक बेसिक सा सवाल, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, हमें अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, हम आंसर्स को लिख करके देखें अपने कॉपी में। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, बट जब तक हम उसको लिख करके नहीं देखेंगे तब तक हमारी प्रैक्टिस 100% चाहे एक परफेक्शन नहीं आ पाएगा। तो आप आंसर्स को लिख करके देखें अपने कॉपी में। 16th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 2019 में आया था, ठीक है। बहुत बेसिक सा सवाल है, देखते हैं। इसके अंदर 3 लिस्ट के बारे में हमें बात करना है। पहला जो है आपका यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके। दूसरा आता है आपका स्टेट लिस्ट, जिसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। और तीसरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। तो एक तो आपका ये आंसर बन गया इसका, तीनों लिस्ट के बारे में बताना है। एक और सवाल यहाँ जो बन सकता है वो आपका ये है कि कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट के अंदर आता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बोर्ड्स के अंदर कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, ठीक है। आपका कौन सा सब्जेक्ट, जैसे कि हम अगर यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें एग्रीकल्चर का, इरिगेशन का, तो ये किस में आ रहा है, आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आ रहा है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। 17th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 दैट कंपेयर लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। आपका फेडरलिज्म से एक और सवाल आ गया है। अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन ईयर 1992, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर मोर पावरफुल। कैसे? पहला, नाउ इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट। ये हो गया अपना कीवर्ड, इलेक्शंस करवाने जरूरी है। कुछ सीट्स रिजर्व में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। 1/3 पोजीशन रिजर्व्ड है किसके लिए? वुमेन के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको मॉनिटर करता है इलेक्शंस को। और आपका
द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू टू द लोकल गवर्नमेंट bodies. Important question. Women still lag much behind men in India despite some improvements. ये 2019 के अंदर आया हुआ है 2019 का, या एक बेसिक सा वुमेन इन इंडिया स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर रिलीजन कास्ट आपका चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है. आइए देखते हैं. सबसे पहले लिटरेसी रेट की बात की गई है यहाँ पे. लिटरेसी रेट वुमेन की 54% है, जबकि मेल्स की 76% है. A smaller proportion of girl students go for higher studies. Girls are performing as well as boys in school, but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than spending on girls. तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, एक ये जो डिफरेंस है, इसको कम करने की जरूरत है और बहुत हद तक अब ये कम हो भी चुका है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज. द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूएबल जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल. तो इसको भी अब जो गैप है उसको बढ़ाने की जरूरत है. कई तरीके से हम देख रहे हैं कंपनी लॉस के अंदर बदलाव हो रहे हैं. वुमेन डायरेक्टर्स का मैंडेटरी कर दिया गया है कि कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर तो होनी ही चाहिए. तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जा रहा है, जहाँ पर कुछ चीज़ें कंपलसरी कर दी हैं, तो ऑटोमेटिकली वुमेन का पार्टिसिपेशन अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अब बढ़ रहा है. इक्वल वेजेस एक्ट, अब ये जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद आप डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते. मैं काम कर रहा हूँ, कोई फीमेल कलीग काम कर रही है, वेजेस आपको इक्वली देना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको कम देंगे मुझे ज़्यादा देंगे, डिपेंडिंग ऑन हम इक्वल काम कर रहे हैं. इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन एंड फाइंड द वे टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड. तो इसके लिए तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, और अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है तो उसको सजा भी होती है और उस पर जुर्माना भी लगता है. आइए अगला सवाल क्या है आपका. एसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी. बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में आ चुका है. पॉलिटिकल पार्टीज की क्या इंपॉर्टेंट है, या बेसिकली हम देखें तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पार्टी सबसे पहले तो क्या करती है भाई, इलेक्शंस लड़ती हैं और सरकार बनाती हैं. पार्टीज अलग अलग अपनी जो पॉलिसीज हैं वो लोगों के बीच में लेकर के जाती हैं. पार्टी reduces a vast multitude of opinion into few basic positions which it supports. कई सारे लोग बाग हैं, सब अपनी अपनी डिमांड्स रखते हैं, उसमें से क्या ऐसा डिमांड है जो सबके लिए बेनिफिट रहेगी, ज़्यादातर लोगों को हेल्प करेगी, उसको लोगों तक लेकर के जाने का काम करती है. पार्टीज प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज ऑफ अ कंट्री. जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना रही है वो आगे कानून भी बनाएगी. पार्टी रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट. बिल्कुल, आज अगर बीजेपी इंडिया के अंदर अभी शासन के अंदर है तो उनके कुछ मिनिस्टर्स हैं जो कैबिनेट के अंदर हैं, अलग अलग पोर्टफोलियोज को संभाल रहे हैं. पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट. जो पार्टी के अलग अलग लेवल पे आपके लिए जो लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो जनता तक पॉलिसीज लेकर के जाते हैं. अलग अलग योजनाएं, जनधन योजना हो गई, मिड डे मील छोटे बच्चों के लिए हो गई जो स्कूल में जाते हैं, और उज्ज्वला योजना हो गई. कई सारी ऐसी स्कीम है आपकी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, जो लोगों तक पहुंचाने का काम पार्टी के जो मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो करते हैं. On the basis of which values will it be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life? आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो चैप्टर है वहां से सवाल लिया गया है. आइए सबसे पहले इक्वालिटी अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स जरूरी है. ठीक है, आपका रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम, डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है हमें. डेमोक्रेसी हमको अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन. ठीक है, अगर कोई सोशल डिवीजन भी है तो उसको अकोमोडेट कर लेती है डेमोक्रेसी, एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको बढ़ने नहीं देती है. इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोजिव और वायलेंट. हर जगह पर कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहती हैं, वाटर को लेके, स्टेट की बॉर्डर को लेकर के, बट डेमोक्रेसी के अंदर उन चीज़ों को टाइमली रिजॉल्व भी किया जा सकता है. एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट. आइए अगला सवाल है आपका डेवलपमेंट चैप्टर से. HDI के बारे में बताना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है और उसके कंपोनेंट के बारे में बताना है. तो स्टार्टिंग में आपका HDI होता है क्या है उसके बारे में बता रखा है, और आपके 3 कंपोनेंट हैं. पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. दूसरा है पर कैपिटा इनकम, मीन इनकम ऑफ द पीपल इन एन इकोनॉमिक यूनिट. और तीसरा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो. इट मीन्स एनरोलमेंट रेशो फॉर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर एजुकेशन बियॉन्ड सेकेंडरी लेवल. चलिए अगला सवाल है आपका
पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, वैसे आपका एक ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उस पर भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। या आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो ऑफिस में काम करते हैं, एक व्यक्ति जो किसी शॉप पे काम करते हैं, बताइए कौन से सेक्टर में कौन काम कर रहा है, और उसके 3-3 आपको फीचर्स लिखने हैं। तो डिफरेंस दे रखा है दोनों के अंदर, आइए देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ओनरशिप और एसेट्स किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास रहती है, यहाँ पे सरकार के पास रहती है। एक्टिविटीज इन प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना एक सुप्रीम मोटिव है इनका। यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट के साथ वेलफेयर वाली बात भी आ जाती है। टू गेट सच सर्विस वी हैव टू पे मनी टू दिस इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। आज अगर हम किसी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम यूज कर रहे हैं तो हो सकता है हमें ज़्यादा चार्जेस देना पड़े। यहाँ पर आपका गवर्नमेंट रेस कैसे मनी को रेस करती है, टैक्सेस वगैरह लेकर के। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे टिस्को, टाटा, और यहाँ पे आपका रेलवे और पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्पल दे रखा है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट फॉर पुअर पीपल? ये कई बार आ चुका है, आपका 2016 में भी आया था। आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह क्या करते हैं? आपका भले वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, वहाँ पे लोगों के अंदर एक सेविंग हैबिट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। मेंबर्स कैन गेट टाइमली लोन फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, दे गेट लोन एट अ रीजनेबल रेट। जनरली 20 से 30 लोग बाग, भले वो शहर है गाँव है, वहाँ पे हर महीने एक फिक्स अमाउंट 50 रुपये 100 रुपये सेविंग करते रहते हैं, ठीक है ना। इट हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि जो एसएचजी का हेड है वो ही क्या कर सकता है, अपने बिहाफ पे बैंक से लोन ले लेगा, गारंटी वो खुद रख देगा। इट सेव्स देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स, क्योंकि ये तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट इनकी बहुत हाई रहती है, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है पर्सन। दिस इंटरेस्ट इनकम बिकम्स एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मेंबर्स। अब आपका आता है मनी क्रेडिट से। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के अंदर क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। इसको फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट या फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन करता है? सुपरवाइज आरबीआई, ठीक है। इनफॉर्मल को कौन करता है? आपका वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनफॉर्मल में आपके फ्रेंड रिलेटिव आ सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर में आपके बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, वो आ सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा लो रहता है, इनफॉर्मल में हाई रहता है। सोशल वेलफेयर मोटिव है आपका, प्रॉफिट मेकिंग मोटिव है। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे ट्रेडर्स, रिलेटिव्स और मनी लेंडर एग्जाम्पल हो गया। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब एनी 5 एडवांटेज टू कंज्यूमर्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। चलिए कौन कौन से एडवांटेजेस है। सबसे पहले तो हमारे पास चॉइस बढ़ जाती है कंज्यूमर्स के पास, ठीक है। अलॉन्ग विथ कॉम्पिटिटिव प्राइस, प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ सकती क्योंकि प्लेयर्स ज़्यादा है मार्केट में। आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा। दे एंजॉय इम्प्रूव क्वालिटी एट लोअर प्राइजेस, क्वालिटी हमारे को एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिलती है और प्राइजेस उसके लो रहते हैं। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट वाज पॉसिबल अर्लियर, ठीक है। जब हमारी इनकम जनरेट होगी, इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा। और अगर हमारे पास अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल है तो उसको फिर हम अवेल भी करेंगे अगर हमारे पास पैसा है तो। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड एंड राइट टू सीक रिड्रेसल हैज बीन गिवन टू कंज्यूमर्स। तो ये कुछ अधिकार है। कंज्यूमर राइट्स आपका एक चैप्टर है जो प्रोजेक्ट वर्क में आता है, उसके अंदर डिटेल में दे रखे हैं। लीगल राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स हैव बिकम मोर इफेक्टिव। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 26, mention any 2 factors that have enabled globalization in India. How are Indians struggling for fair globalization? ये 2017 में आया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आइए डिस्कस करते हैं। 2 factors that have enabled globalization. पहला, improve transport making global travel easier. For example, there has been a rapid growth in air travel enabling greater movement of people and goods across the globe. तो आपका पहला पॉइंट हो गया क्लियर। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी विच मेक्स इट इजियर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट हो गया, आपना कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस अवेल करी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का ही वो एक हम कह सकते हैं एग्जाम्पल है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती तो कैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा पाते। स्ट्रगल ऑफ इंडियंस फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर अपने अधिकारों के लिए कई बार इंडियंस वर्कर को स्ट्रगल करना पड़ता है। वर्कर्स आर प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड।
फ्लेक्सिबल लेबर लॉज रहेंगे, आपको कभी काम पे बुला रहे हैं कभी काम पर नहीं बुला रहे हैं, तो कैसे स्टेबिलिटी रहेगी जॉब में। स्मॉलर प्रोड्यूसर्स आर स्ट्रगलिंग टू कम्पीट विद एमएनसी। आपके मोहल्ले में एक रिटेल की शॉप है, एक बड़ा मार्ट खुल जाता है तो रिटेल की शॉप पे लोग बाग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बड़ा मार्ट तो डिस्काउंट दे रहा है और वो तो रिटेल पे बेचता है एमआरपी पे। इंडियंस आर प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू नेगोशिएट एट द डब्ल्यूटीओ फॉर द फेयर रूल्स। इसके लिए काफ़ी टाइम से मशक्कत चल रही है और कुछ हद तक हम इसमें सक्सेसफुल रहे भी हैं। वर्कर्स आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स। तो यहाँ पर हमने आज 26 क्वेश्चंस जो थे डिस्कस करे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जब अभी रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डेफिनेटली लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो यहाँ का जो सेशन था उसको हम यहीं पर एंड करते हैं। वापस से एक बार आप सबको ऑल द बेस्ट, अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखिए, सभी अच्छे नंबर लेकर के आए। इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।